गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे प्रीवियस टॉपिक के साथ ही अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, लेकिन हमारा सब टॉपिक डिफरेंट होगा जो कि है इम्पोर्टेंट पोर्तुगीज गवर्नर, यानी कि महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर। तो आगे हम बात करते हैं। हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो पुर्तगाली थे, क्यों पुर्तगाली नाविक ही फर्स्ट आए अटलांटिक ओशन में नेविगेट करके और इंडियन ओशन के थ्रू इंडिया के कोस्ट पर पहुंचने में यहाँ पे। ठीक है, तो आगे हम अब आगे ये चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन कौन से गवर्नर या वायसराय हैं जो भारत में पुर्तगाल की तरफ से अपॉइंट किए गए। तो सबसे पहले शुरुआत तो हम वास्को डी गामा से ही करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये गवर्नर नहीं था, ये तो एक नाविक की तरीके से आया था। 1498 में ये आया था। ठीक है, तो ये जब 3 मंथ्स स्टे के बाद जब ये वापस गया था, 3 महीने ठहरने के बाद जब ये वापस पुर्तगाल गया था, तो इसको यहाँ से वो जो भी मसाले लेकर गया था, यूरोप में उसकी कीमत, ये आपने सभी किताबों में पढ़ा होगा, यूरोप में उसकी कीमत लगभग 60 गुना 60 टाइम्स ज्यादा लगी थी। अगर मान लीजिए यहाँ पे उसने कोई चीज खरीदी और उसका 60 गुना ज्यादा पैसा उसको यूरोप में मिला हुआ था। ठीक है, तो ये चीज जब यूरोप के अन्य व्यापारियों को पता चली तो उनके लिए ये एक सनसनीखेज घटना थी कि ये इतना मुनाफा हो कैसे सकता है। ठीक है, तो इसके बाद वास्को डी गामा 1502 में दोबारा से आया, लेकिन इस बार जैसे कि हमने पहले भी बता चुके हैं कि एशिया में जो प्राचीन व्यापार चल रहा था इंडिया और यूरोप के बीच में, उसमें क्या था, अरब के व्यापारियों का दबदबा रहता था एशिया के क्षेत्र में। तो जब दोबारा वास्को डी गामा आया तो उसको विरोध का सामना करना पड़ा, अपोज किया गया अरब ट्रेडर्स के द्वारा। तो वास्को डी गामा के दिमाग में उसने ये सोचा कि अगर हमें भारत में व्यापार या ट्रेड जो है वो कंट्रोल करना है, तो हमें यहाँ पे कुछ अपनी जो रणनीतियां हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, उन पर हमें थोड़ा सा विचार करना होगा। कौन कौन सी रणनीतियां उसने सोची। नंबर 1, हमें कंट्रोल करना होगा कहाँ पर, ये रेड सी के इलाके में। इसके अलावा ये ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में जो है वो अरब व्यापारी अपना व्यापार को कंट्रोल कर रहे थे। तो पहली चीज तो ये है, रेड सी पर कंट्रोल हो और ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट पर। ठीक है। नंबर 2, ये सोचा कि अभी तक क्या हो रहा था कि पुर्तगाली जो थे वो ईयरली शिपमेंट ला रहे थे, ईयरली शिपमेंट लाते थे, मतलब कि ईयर के स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही अपना जो भी साजो सामान उनका आना होता था वो ले आते थे और साल भर फिर उससे काम चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, इसको क्या किया, नहीं, ईयरली नहीं चलेगा, अब हमें यहाँ पे परमानेंट जो है वो बेस बनाना होगा। इसके लिए हमें जरूरत होगी एक गवर्नर की या वाइसराय की। ठीक है, तो दूसरी चीज ये थी जो कि वास्को डी गामा ने सोचा कि हमें ये जब हम अगर भारत में व्यापार करेंगे तो हमें ये सारी चीजें लागू करनी होगी। ठीक है, तो इन्हीं रणनीतियों के तहत अब आगे जो है वो काम किया जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं कैसे। 1502 में जो है वास्को डी गामा दोबारा आया था। अब हमें पुर्तगाली गवर्नर मिलेगा फर्स्ट 1505 से 1509, जिसका नाम था अल्मीडा। ठीक है, ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी एज ए वाइसराय बाय पुर्तगाल। ठीक है, इसने क्या क्या काम किए, इसने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी लागू करी थी इंडिया में, जिसे हम कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीले समंदर की नीति।
इस नीति पर आगे हम चर्चा करेंगे। बाकी के जो काम है वो हम देख लेते हैं इसने क्या क्या किए। इसने 1506 में रेड सी के मुहाने पर एक आइलैंड है जिसे कहते हैं सोकोत्रा आइलैंड, इसको जीत लिया। इससे अरब व्यापारियों का जो व्यापार था उसमें बहुत ही ज्यादा उसको क्षति हुई। नंबर 2, 1509 में इसने क्या किया, इजिप्ट, गुजरात एंड जमोरिन हमने आपको बताया था कौन था, कालीकट का राजा था। यहाँ पर जब वास्को डी गामा आया था तो इसी के साम्राज्य में आया था। तो अब शुरुआत में तो इसका स्वागत किया गया था, लेकिन बाद में जो है यहाँ पर इसके दरबार में अरब व्यापारियों का दबदबा था, तो बाद में जमोरिन को इसके खिलाफ कर दिया गया। किसके खिलाफ? पुर्तगाली गवर्नर्स के खिलाफ। ठीक है, तो इन तीनों की एक कंबाइंड फ्लीट बनी थी, यानी कि संयुक्त सेना बनाई अल्मीडा के खिलाफ, लेकिन अल्मीडा ने इस कंबाइंड फ्लीट को हरा दिया 1509 में। ठीक है, इसके द्वारा ये मुख्य काम किए गए और इस जीत से अरब व्यापारियों का जो व्यापार था लगभग फिनिश हो गया था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। इसके द्वारा नेवल सुप्रीमेसी लागू की गई थी, यानी कि ये जल पर ज्यादा काम करना चाहता था, मतलब कि समुद्र में ज्यादा काम करना चाह रहा था। आगे कौन गवर्नर बन के आएगा वो हम देखते हैं। अगला गवर्नर है एल्बुकर्क। जो कि रहा था 1509 से 1515 तक। इसे रियल फाउंडर कहा जाता है। रियल फाउंडर किस चीज के लिए? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम जो है वो इसी ने किए थे। इसने क्या काम किए? इसने आते ही 1510 में बहमनी शासक आदिल शाह से गोवा छीन लिया, मतलब कि गोवा जीत लिया। 1511 में इसने मलक्का स्ट्रेट, जो कि मैप पे देख लेते हैं इसकी लोकेशन, ये एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है इंडियन ओशन से इधर साउथ चाइना सी की तरफ और फिर पैसिफिक ओशियन की तरफ। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, मलक्का स्ट्रेट। ये स्ट्रेट एक बहुत पतला सा जलीय रास्ता होता है जो कि क्या करता है, दो बड़ी बड़ी जल राशियों को जोड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हिंद महासागर है और इस साइड जो है दक्षिण चीन सागर है। ठीक है, आज भी ये बहुत ही इसका महत्व है, क्योंकि चीन का जो व्यापार है वो ज्यादातर इसी रास्ते से होता है। इसीलिए चाइना क्या करता है कि एक अल्टरनेट रूट की तलाश कर रहा है, जिसे हम चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कभी किसी ने ये बंद कर दिया तो उसके पास एक दूसरा रास्ता हो। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट रास्ते को अल्बुकर्क ने जीत लिया। अब इसको जो ईस्ट का व्यापार था उस पर भी कंट्रोल मिल जाएगा। अगला 1515 में हॉर्मुज यहाँ पर एक पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी है और यहाँ पर ये है हॉर्मुज। ठीक है, इस स्ट्रेट पर भी इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इसकी क्या नीति रहती थी कि ये जहां भी जीतता था वहां पर फोर्ट बना देता था, मतलब कि फोर्टिफाइड की नीति थी। जैसे कि अल्मीडा जो था पहले, उसने क्या किया था, वो नेवी पे काम करता था, लेकिन जो एल्बुकर्क है वो किस पे काम करता था, वो टेरिटरी पे काम करता था, मतलब क्षेत्र को हथिया लेता था। वहां अपना उसने क्या बना लिया, वहां पे अपनी कोठी या कारखाना, वहां पे किला बना दिया। ठीक है, तो ये एल्बुकर्क के मुख्य काम है। अगला हम देखेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर हैं वो यही थे, 2-3 और आए तो बहुत सारे, लेकिन हमें सब नहीं पढ़ने हैं। एक लास्ट के बारे में और चर्चा कर लेते हैं, नूनो डी कुन्हा। इसने क्या किया था, ये 1529 से 1538 तक रहा था। इसने क्या किया था, इसने दीव, इसकी लोकेशन गुजरात में,
इस यहाँ पर अपना एक जो ट्रेड सेंटर था वो खोल लिया था, ठीक है। और दमन पर भी इसी के समय अधिकार हो गया था। कुल मिला के पश्चिमी तट पर अपने व्यापारिक कोठियों का विस्तार करते जा रहे थे। ये भारत का पश्चिमी तट, यहाँ पर जैसे जैसे मौका मिल रहा था वो यहाँ पर अपना कंट्रोल यानी कि नियंत्रण स्थापित कर रहे थे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट, इसके अलावा और कोई गवर्नर आया था जिसका नाम था अल्फांसो डी सूजा। उसके समय एक ईसाई संत आए थे, जेवियर करके उनका नाम था कुछ, ठीक है। तो आप इतने 3 याद रखिएगा। इसके अलावा हमने बात करी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की, उसने एक जो पॉलिसी बनाई थी वो क्या थी, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमने बात करी कि नीले समंदर की नीति, यानी कि समुद्र पर नियंत्रण रखिए। तो समुद्र पर कैसे नियंत्रण रखा वो देख लीजिए। जो पुर्तगाली थे उन्होंने समुद्र पर नियंत्रण रखने के लिए क्या किया, पुर्तगालियों के लगभग 50 से ज्यादा किले बने हुए थे पूरे इस क्षेत्र में, यहाँ मलेशिया से लेकर इंडिया वाला क्षेत्र और यहाँ अफ्रीका के तट तक, ठीक है। और लगभग 100 से ज्यादा इनके पास इनका जो एक नेवल वो था, शिप्स थे, ठीक। तो ये क्या करते थे, पूरे इस महासागर में ड्यूटीज इंपोज करते थे। एक सिस्टम बनाया था जिसे कहते थे कार्टाज आर्माडा। कार्टाज का मतलब होता है परमिट या पास, ठीक है। यानी कि जब अगर आपको व्यापार करना है हिंद महासागर वाले क्षेत्र में तो आपको इनसे एक पास खरीदना होगा। जब आपके पास वो पास होगा तभी आप उस क्षेत्र में अपने सामानों का आयात या निर्यात कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप नहीं देंगे तो आपके ऊपर बल प्रयोग किया जाएगा और आपकी जो चीजें हैं वो जब्त कर ली जाएगी। अगर आपका जहाज हिंद महासागर में प्रवेश किया विदाउट परमिट तो आपके ऊपर बल प्रयोग किया जाएगा, जहाज की क्या ली जाएगी, तलाशी ली जाएगी, ठीक है। और क्या किया जाएगा, कभी कभी कई बार तो जहाजों को डुबो दिया जाता था। कुल मिला के इनका आतंक था, पूरे हिंद महासागर के क्षेत्र में पुर्तगालियों का जो है वो आतंक था। लगभग मुनाफे का 20% ये परमिट में ले लेते थे। मुगल शासक अकबर के द्वारा भी इनका परमिट खरीदा गया था। तो इस तरीके से क्या करा इन्होंने, पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में ड्यूटीज के माध्यम से कंट्रोल कर लिया। कोई कहीं भी जाए आपको इनसे परमिट लेना होगा, ठीक है। तो अब हम आज की क्लास यहाँ पे खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।